हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का एक और चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उससे आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा होने वाला है हाउ फोर्सेज अफेक्ट मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि डेली लाइफ से बहुत ज्यादा ये क्या करता है, रिलेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वहीं से स्टार्ट करते हैं, फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स जो है बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल एफर्ट होता है। जब हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नली एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वो जो एफर्ट है वो किस फॉर्म में हम उस पे लगाते हैं। तो ये दो ही फॉर्म में लगाया जाता है, या तो हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पुल करेंगे। तो सिंपली फोर्स क्या हो गया, पुश और पुल। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया, सिंपली एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब वो पुश और पुल से होगा क्या, जैसे कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है, और इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसको पुश कर रहा है। अब ये पुश या पुल करते क्यों है ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को पुश या पुल इसलिए करते हैं ताकि हम इसकी स्टेट को चेंज कर सके। लेकिन क्या हर बार स्टेट चेंज होती है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेट चेंज होगी। तो हम यहाँ पे या तो चेंज करेंगे या ट्राई करेंगे कि हम चेंज कर पाए। क्लियर? तो दो ही कंडीशन है, या तो चेंज करेंगे स्टेट या चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये तो हो गया फोर्स बेसिकली। ठीक है, अब इसकी जो एसआई यूनिट की अगर बात करें हम, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऑलरेडी मैंने पीछे एक बार बताया था, फिर भी बता देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास क्या क्या हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो क्या होता है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाती है, अप्लाई होती है। तो फोर्स के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। यहां तक क्लियर है फोर्स? चलिए अब आते हैं फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कई स्टेट होती है। ऑब्जेक्ट एक तो है कि नॉर्मली रेस्ट पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, और वो मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनकी स्टेट पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, अब पहला इफेक्ट कि फोर्स जो है, अगर बॉडी ऑब्जेक्ट इस पे है, रेस्ट पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पर ला सकता है। जैसे कि ये एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये एक है ना टेबल है, ये जनरली क्या है, रेस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये फोर्स की वजह से क्या करेगा, अपनी जगह से ये मूव करेगा। देखिए यार मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मूव करने का मतलब क्या है कि हमने इसको रेस्ट से मोशन पे लिया है। तो फोर्स का पहला इफेक्ट है रेस्ट से मोशन पे ले आता है। दूसरा, हम फोर्स की हेल्प से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, है ना। तो यानी मोशन से हम रेस्ट पर लेकर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। जैसे कि ये एग्जांपल बना रखा है, ये हमने एक नेट बना रखा है। इस नेट में फुटबॉल क्या करता है, फुटबॉल को नेट क्या करता है, रोक लेता है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो कैसे उस लोकेशन पे रोक लेता है, क्योंकि ये फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये बॉल जो है रुक जाती है। वैसे ही सेम जैसे कि हम अपनी जब साइकिल चलाते हैं तो हाथों से ब्रेक मारते हैं, है ना, ऐसे करके ब्रेक का जो हैंडल होता है उसको दबाते हैं, तो हमारी जो साइकिल है वो रुक जाती है। तो हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे फोर्स अप्लाई करी। उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट मोशन में था वो रेस्ट पे आ गया। तो दो इफेक्ट अभी हमने पढ़ रहे हैं, एक रेस्ट से मोशन में लेके आ सकते हैं और दूसरा मोशन से रेस्ट में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि फोर्स जो है स्पीड चेंज कर सकती है किसी भी बॉडी की। मतलब कोई बॉडी है, पहले किसी स्पीड से जा रही है यू से, जैसे कि ये साइकिल है। अब इसकी साइकिल पे हम पेडल लगा तेज तेज
पैडल मारने लगेंगे तो तेज मारने का मतलब कि हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी है ना, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यू जो है वो वी हो सकती है, तो इसमें स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो हमने क्या पैडल तेज करे तो स्पीड तेज हो गई, और पैडल को अगर स्लो कर देंगे तो स्पीड इसकी स्लो डाउन हो जाएगी। तो क्या करेगा तीसरा, स्पीड चेंज करती है। नेक्स्ट है फोर्स की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो उस पर फोर्स लगा देते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे ये एक क्रिकेटर है। अब आपने देखा होगा क्रिकेटर्स क्या करते हैं कि जो बॉल आती है ना, उसको किसी भी डायरेक्शन में वो मार देते हैं, ठीक है। अब बॉल मान लीजिए यहाँ पे आई थी, यहाँ से ये बॉल आई थी, उन्होंने डायरेक्शन क्या करा, इसको पीछे की तरफ मार दिया, जबकि बॉल आ रही थी सामने से स्ट्रेट लाइन में, और उन्होंने कहा इसका पूरा ही एंगल चेंज कर दिया। सेम वैसे ही जैसे कि साइकिल में, साइकिल सीधे जा रही होती है, अगर हमें लेफ्ट साइड हमें टर्न करना हो, है ना, लेफ्ट साइड जाना है, तो हम क्या करते हैं, हाथों से ऐसे फोर्स लगाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, जिससे कि वो क्या करता है, साइकिल जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। वैसे राइट में जाना हो तो हम राइट साइड में, ठीक है। तो फोर्स की हेल्प से हम मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स जो है शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि ये बेसिक सा एग्जांपल, ये एक डो बॉल है हमारे पास, है ना, आटे की बॉल बनाते हैं रोटी बनाने से पहले, और उसको फिर हम इस बेलन की हेल्प से फोर्स लगाते हैं, और ये बॉल जो है एक सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो फोर्स की हेल्प से हमने उस बॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कुलर शेप में। पहले वो बॉल मतलब स्फेरिकल थी, फिर हमने उसमें फोर्स लगाया, फिर वो बन गई सर्कुलर, ठीक है। वैसे ही हम फोर्स लगाएंगे किसी स्प्रिंग पर, तो स्प्रिंग क्या करती है, अपनी शेप चेंज करती है ना, कॉइल्स उसकी दूर दूर हो जाती है। या फिर आप बलून ले सकते हैं, बलून में हम फोर्स लगाते थे, बलून पहले छोटा सा था, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से हम हवा जब उसमें मारते हैं तो हवा की फोर्स की वजह से वो अपना शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स कैसे चेंज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब हम पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्सेस क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्सेस सिंपल क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, टग ऑफ वार गेम है, और 4 ही इधर हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां इधर है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स यहाँ पर है ना। तो ये क्या कर रही है, दोनों तरफ से अब क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, ये दूसरा केस ऐसे हो सकता है, ऐसे। अब इक्वल फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ मान लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स ये लगा रहा है और 5 न्यूटन ये लगा रहा है, इधर भी 5 न्यूटन ये लग रहा है और 5 न्यूटन। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा, नेट मतलब जो टोटल फोर्स होगा कितना होगा, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, नेगेटिव। टोटल फोर्स यहाँ हो गई 0। इस केस में भी अगर नेट फोर्स निकालेंगे हम, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो यहाँ आ गई। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, उन सब का सम 0 हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो सम क्या होता है, सारी फोर्सेस का सम 0 हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है, इट मींस अपनी स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अब 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन दोनों ने कैंसिल कर दिए, अभी इनिशियली इस पोजीशन पर है तो ये यहीं पे रहेगा। सेम केस इसका है, दोनों ही क्या है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो टोटल फोर्स आ गया इस पे 0, तो ये भी बैलेंस है। अब बैलेंस की वजह से क्या होगा, जिस पोजीशन पे रखा है वहीं रखा रहेगा, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कि ये, अब ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और अगर दोनों की फोर्स क्या है, ये भी F फोर्स लगा रहा है, ये भी F फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, 0, ठीक है। सेम ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट कोई है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बॉक्स है, यहाँ पे हम हैंड से फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रही है तो ये बैलेंस है, उसी की वजह से ये रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है। बट जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अगर हमने ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगा दी तो ये अनबैलेंस हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन से मूव करने लगेगा। जैसे कि ये एक पानी है ना, एक बकेट है, बकेट के अंदर पानी है, पानी के ऊपर हमने रख दिया एक बॉल। अब ये बॉल नीचे नहीं जाती है, ठीक है, बॉल वहीं के वहीं पे अपनी पोजीशन पे रखी रहती है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लगती है वो होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट।
और ऊपर की तरफ जो वाटर फोर्स लगाता है इस बॉल पे उसे बोलते हैं बुआइंट फोर्स। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे अगर हमारे सिलेबस में आगे होगा तो। ऊपर लगेगा तो बुआइंट फोर्स, जो वाटर फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो होता है बुआइंट फोर्स। अब यहाँ पे बुआइंट फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, यहाँ पे इस केस में ये दोनों फोर्स जो है ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। और दोनों फोर्स जब इक्वल अमाउंट में हो गए तो नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, 0। तो ये नेट फोर्स 0 होने की वजह से क्या रहेगा, ये अपनी पोजीशन पे ही स्टडी रहेगा, है ना, अपनी पोजीशन पे बना रहेगा। तो इसको कहते हैं हम बैलेंस फोर्स। अब दूसरा केस हम देखते हैं फोर्स का, वो होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स, जस्ट उसका ऑपोजिट। इसमें होता क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं इस पे ये फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। अब इस पे इधर से फोर्स लग रही है 5 न्यूटन। अब इस पे एफ नेट की बात करेंगे, ठीक है, 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अपने पास बच गया 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन मतलब यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। जब नेट फोर्स 0 नहीं होता उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब ये अनबैलेंस फोर्स करेगा क्या, देखिए इधर 10 न्यूटन है, इधर 5 न्यूटन है, इस 10 में से 5 न्यूटन तो चला गया, अभी भी इसके पास इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ 5 न्यूटन। अब ये 5 न्यूटन फोर्स से क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन के अलोंग क्या कराएगा, मूव कराएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो ये अनबैलेंस फोर्स का एक काम हो गया। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा, यानी अपनी जो स्टेट है उसको चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये रेस्ट की स्टेट पे था तो अब इसको क्या करेगा, रेस्ट की स्टेट से मोशन की स्टेट में लेके आएगा। ठीक है, सेम जैसे कि ये टग ऑफ वार। अब इस टग ऑफ वार में क्या है, इस डायरेक्शन की जो फोर्स है ये ज्यादा है और ये डायरेक्शन वाली जो फोर्स है ये कम है। ठीक है, इस वजह से ये बॉल देखिए जो बिल्कुल सेंटर पे होनी चाहिए थी वो इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर गई है, ये लाइन के बिल्कुल पास आ गए। ठीक है, तो ये अनबैलेंस हो गया, इसकी फोर्स में से ये कैंसिल करेंगे तो इनके पास फिर भी कुछ फोर्स बचेगी और उसी फोर्स की वजह से ये इनको इस तरफ खींच कर लेके चले जाएंगे। सेम अपने पास ये गाड़ी, जब गाड़ी किसी भी रीजन से डैमेज हो जाती है या रुक जाती है तो उसमें धक्का मारा जाता है। अब धक्का मारने की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही है। देखिए मान लेते हैं एक 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दूसरा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अब सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लग रही है तो टोटल फोर्स कितनी हो गई, तो 10 प्लस 5 तो 15 न्यूटन फोर्स यहाँ हो गई है। अब ये जो गाड़ी है 15 न्यूटन फोर्स से इस तरफ पुश कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये मूव करने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में 0 नहीं होता है टोटल फोर्सेस का सम। क्लियर। अब अपने पास पहला एग्जांपल है एनसीईआरटी का अपना। ठीक है, कह रहा है 2 फोर्सेस of 10 Newton and 6 Newton are acting on a block lying on the table as shown in figure. What is the magnitude and the direction of the net force acting on the block in each case? तो ये बेसिकली हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसमें ना 3 डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, 2 फोर्सेस लग रही हैं हर किसी पे 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, और ये कैसे लग रही है वो हमें डायग्राम में शो कर रहा है। तो हर केस के लिए हमें नेट फोर्स निकालनी है और उस नेट फोर्स की वजह से जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की वो भी बताना है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे। तो एक करते हैं, तो देखिए 10 न्यूटन और 6 न्यूटन दोनों किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 6 ये हो गया 16 न्यूटन। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब 16 न्यूटन है, दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, टुवर्ड्स राइट साइड। तो राइट साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। क्लियर। अब आते हैं बी पर। अब बी पर ध्यान से देखते हैं, एफ नेट अपने को निकालना है। 10 न्यूटन इधर है, 6 न्यूटन इधर है, तो 10 न्यूटन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये बच गया हमारे पास 4 न्यूटन। अब आती है डायरेक्शन। ठीक है, ज्यादा फोर्स जिस डायरेक्शन में होती है डायरेक्शन उस तरफ होती है ना, ज्यादा फोर्स इस तरफ है कम फोर्स इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स राइट साइड। क्लियर। अब तीसरे केस की बात करते हैं हम। ठीक है, अब इसमें देखिए
10 न्यूटन इस तरफ है और 6 न्यूटन इस तरफ है, दोनों ऑपोजिट है, 4 न्यूटन आएगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। 10 - 6 4। अब आता है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन 10 न्यूटन फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वाले की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर, इजी सा एग्जांपल था। चलिए अब है ये पोज एंड पुंडर का क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 97 पर है अपने, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ बारबेल, फिगर 6.8, लिस्ट टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द बारबेल, आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड इफ द वेट लिफ्टर कीप्स द बारबेल स्टेडी। ठीक है, ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक वेट लिफ्टर ने ये बारबेल जो है रोड, इस रोड को कहते हैं, ठीक है, इस वेट को लिफ्ट किया हुआ है, तो इसमें वो दो फोर्सेस बतानी है जो इस बारबेल पर अप्लाई हो रही है। फिर ये कह रहा है कि क्या ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं या बैलेंस रहेंगी अगर हमें बारबेल स्टेडी रखना है। स्टेडी का मतलब होता है कि बारबेल अपनी पोजीशन में जैसे इन्होंने उठाया हुआ है उसी जगह पे अगर हिलना नहीं चाहिए, बारबेल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर उसी जगह पे रखना है तो क्या इस पे दोनों फोर्सेस जो होंगी वो फोर्सेस क्या बैलेंस फोर्सेस होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर फोर्सेस देखते हैं। देखिए जब भी किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं तो ऊपर की डायरेक्शन में यानी लिफ्ट किया तो ये एक फोर्स तो ये हो गई जिसको हम बोल देते हैं अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास अप्लाइड फोर्स। और जब भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं तो इसके मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं इसको, या फिर इसका वेट कह सकते हैं, जो ग्रेविटी की वजह से लगेगा, या वेट। ठीक है, तो दो फोर्सेस बतानी थी हमारे पास, अप्लाइड फोर्स और, ठीक है। अब आता है बैलेंस करना है, तो बैलेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, सिंपल अभी बताया था। बैलेंस अगर करना है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। और 0 के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों फोर्सेस इक्वल होगा, है ना। अब ये कह रहा है कि आर दिस फोर्स बैलेंस इफ दिस, स्टेडी रखना है तो स्टेडी रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है, अब ये स्टेडी रखा हुआ है तो स्टेडी रखा हुआ का मतलब क्या, अप्लाइड फोर्स और जो वेट है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और जब दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, अपनी टोटल सम कितना हो जाएगा, 0, है ना। अभी पीछे बढ़ा था तो दो डिफरेंट डायरेक्शन फोर्स लगती है और दोनों डायरेक्शन में जब फोर्स लगने अगर इक्वल होती है तो नेट सम 0 होता है। और सम जब 0 हो जाएगा तो वो कैसी कंडीशन कहलाती है हमारी, वो कहलाती है बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर, चलो तो ये बैलेंस कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पोज एंड पुंडर का ही है। टू प्लेयर्स आर एंड एस आर पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्म रेसलिंग मैच, फिगर 6.9, at the instant when the arms tilt to the front direction out of the page towards you, are the forces exerted by the players balanced? If not, which player exerts the larger force? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आर्म रेसलिंग मैच हो रहा है, ठीक है, जिसे कहते हैं पंजा लड़ाना। ठीक है, तो दो प्लेयर हैं आर एंड एस। अब किसी टाइम इंटरवल पे, किसी इंस्टेंट पे तो आर्म जो है थोड़े से झुक गए फ्रंट की तरफ। अब फ्रंट की तरफ कहां पे बोला है ना, डायरेक्शन बता दिया, आउट ऑफ द पेज, यानी पेज से इधर बाहर की तरफ, हमारी तरफ, है ना। आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू, हमारी तरफ ये क्या हो गया, टिल्ट कर गया, ऐसे बाहर टिल्ट कर गया। तो पूछा है कि आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय प्लेयर्स बैलेंस, नो। तो पहले तो ये बैलेंस नहीं है, ये कैसे है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि सिंपल सा अनबैलेंस होगा तभी तो ये एक डायरेक्शन में ज्यादा झुक रहा है। ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में झुक रहा है, बाहर की तरफ, आउट ऑफ द पेज। तो किसने ज्यादा फोर्स लगाई होगी, प्लेयर आर ने या प्लेयर एस ने, कौन ज्यादा लगाएगा इन दोनों से अगर बाहर की तरफ लेकर, तो प्लेयर एस exerted the larger force, तो प्लेयर एस जो है वो लार्जर फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर, चलो अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है, वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पीछे अगर ध्यान दिया हो तो पीछे हमने देखा था फ्रिक्शन यूज हो रहा था उधर। ठीक है, तो हम पहले फ्रिक्शन फोर्स पे जाते हैं।
तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? तो सिंपली छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करता है, मोशन में आता है, ठीक है, अभी मोशन समझाते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो जिस डायरेक्शन में हम उसको मोशन करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है सरफेस की वजह से, और वो क्या करता है, उस मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। या सिंपली कह सकते हैं वो फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि बहुत अच्छा सा एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो क्या करा हमने, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे अप्लाइड फोर्स लगाई लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ, देखिए ये रहा एक सरफेस। अब इस सरफेस पे क्या होगा, ये सरफेस इस, है ना, यानी जो फर्श है, ये फर्श जो है इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नीचे हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम वेट भी बोलते हैं वो अप्लाई होगा। अब वेट को अप्लाई बैलेंस करने के लिए ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगती है, उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होती है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगी है, तभी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पे रखा रहता है और वो नीचे उस ऑब्जेक्ट जिस पे रखा हुआ है उसको तोड़ के कभी भी क्रॉस नहीं होता, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया? दोबारा समझते हैं, ये एक फर्श है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं अप्लाइड फोर्स, तो फर्श पे इस डायरेक्शन में लगेगी फ्रिक्शन फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से लगती है। जैसे कि कई बार हम खेलते खेलते गिर जाते हैं तो हमारे हाथ या पैर जो है छिल जाता है, छिलता है क्यों है, वो ऑब्जेक्ट जब हम गिरते हैं, यानी हम ऑब्जेक्ट हैं, जब हमने सरफेस पे गिरे तो उस सरफेस का और हमारे सरफेस का कांटेक्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऐसे घिस जाती है, चोट लग जाती है, तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ध्यान रखना, तो डिपेंड करती है सरफेस के नेचर पर। सरफेस के नेचर पे मतलब अगर सरफेस स्मूथ है, जैसे टाइल्स है या मार्बल्स हैं, ठीक है, ग्रेनाइट्स है, या बहुत चिकना सरफेस है, तो वहां फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाती है। वहां पर हाथ, अगर सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, एक थर्माकोल का पीस लेना, कहीं आपको मिलता है, एक बार उसको फर्श पे से रगड़ के देखना, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना अपना, सेम फोर्स से रगड़ के देखना, देखना क्या वो घिसा है, घिसा है तो कितना घिसा है, ठीक है। पहले स्मूथ सरफेस पे करना, टाइल पर, फिर उसको बाहर जो सड़क होती है हमारी उस पे घिस के देखना, उस पे वो ज्यादा घिस जाएगा, या और ज्यादा रफ होगा तो उस पे वो घिसेंगे तो उस पे ज्यादा उखड़ जाएगा। रीजन, तो सरफेस का नेचर कैसा है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, जबकि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जाएगी, क्लियर। और दूसरा फैक्ट होता है कि कितना तेज उस सरफेस के साथ हम उसको प्रेस कर रहे हैं, इट मीन जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो कितना ज्यादा है ना। अब ज्यादा का डिपेंड मतलब यहाँ पे इसका वेट भी फैक्टर आ गया। अब देखिए ये फोर्स जितनी ज्यादा होगी, यानी वेट जितना ज्यादा होगा, सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट बनाएगा सरफेस के साथ वो उतना ज्यादा बनाएगा, है ना। तो सिंपल सा क्या है, एक तो है कि नेचर कैसा है सरफेस का, और दूसरा है कि हमने सरफेस के साथ कितना हार्डली इसको कांटेक्ट में, ठीक है, कांटेक्ट किया है। अब जितना हार्ड कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और हार्ड कांटेक्ट डिपेंड करेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यानी जो डाउनवर्ड डायरेक्शनल फोर्स अप्लाई करेगी, और उसे हम कहते हैं वेट। तो ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए, अब ये फ्रिक्शन फोर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, तो हम बेसिकली पढ़ते हैं, या तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या होता है काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जब रेस्ट पे हो, काइनेटिक का मतलब होता है जब वो मोशन में हो, ठीक है। तो अब इसको हम पढ़ेंगे टाइप्स, ठीक है। लेकिन टाइप्स पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स, जो मैंने पीछे बोला था। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी, अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगती है, वो लगती है वेट की वजह से। वेट इक्वल्स टू mg। ये कैसे बनता है, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली F इक्वल्स टू होता है हमारा ma, ठीक है। बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो a होता है वो ग्रेविटी को रिप्लेस कर देता है और F बन जाता है हमारा, वो वही फोर्स हमारी बन गई वेट, या तो इसको F बोल सकते हैं या फिर W। तो W इज वेट, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट है
जैसे मान लेते हैं हमने एक टेबल लिया, सिंपल था, इसको थोड़ी देर के लिए, इस वाले डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक टेबल पे हम बुक रख देते हैं ऐसे, अब इसका कुछ मास है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगी, है ना, लगेगी, इसको बोल देते हैं एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ये बुक इस टेबल को तोड़ के नीचे जाती है अपने आप? कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि इसको अभी हमने पीछे पढ़ा था बैलेंस फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स बैलेंस करती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं या तो आर से या कैपिटल एन से। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई, ये सरफेस जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है नॉर्मली, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। The upward force exerted by a surface on an object resting on it। ठीक है, अब कंडीशन क्या है इसकी कि ये सिंपली क्या होता है, ये 90 डिग्री पे लगेगा, तो पहला 90 डिग्री पे होना चाहिए। अब 90 डिग्री होता है, ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। अगर ये सरफेस है अपने पास, इंक्लाइंड प्लेन है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका 90 डिग्री कैसे होगा? क्या इसका 90 डिग्री ऐसे होगा? नहीं, तो इसका 90 डिग्री होगा ये, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा ये सरफेस के 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा ये प्रिवेंट करता है ऑब्जेक्ट को किसे, सरफेस से पास होने में, जो कि मैंने अभी बताया। ये क्या करता है, सरफेस जो जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है उससे आर पार होने से रोकता है ये। ठीक है, तो इसका काम है नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करना। क्लियर? तो ये हो गया नॉर्मल फोर्स। अब हम क्या करेंगे, अब जो मैंने बताया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो पहला है स्टैटिक और दूसरा है काइनेटिक। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है और रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, है ना, यानी इट मींस उस पे बैलेंस फोर्स है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उस केस को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसी स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को मूव करने में हमें फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि उसने अपोज किया हुआ है वहां पे। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन two surfaces in contact when there is no relative motion between them, जब उनके बीच में कोई मोशन ना हो। इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट होने से रोकना। जैसे ये पत्थर है ना, अब पत्थर पे जब फोर्स लगाते हैं इनिशियली, तो हमें उसी हिसाब से फोर्स लगानी पड़ती है जिस हिसाब से पत्थर का साइज है, यानी उसका मास है ना। अभी क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि दो चीजों पे डिपेंड करती है, तो सरफेस पे, किस सरफेस पे ये कांटेक्ट में, और दूसरा कितना हार्डली इसने प्रेस किया होगा। अब जितना ज्यादा मास इतना ज्यादा हार्डली इसने प्रेस किया होगा, अब इसको मूव कराने के उतनी ही ज्यादा फोर्स हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। और जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये किस फोर्स को अपोज कर रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। इसी की वजह से ये जो फोर्स है किस पे लगती है हमेशा, जब ऑब्जेक्ट इस पे हो, रेस्ट पे। ठीक है, और ये क्या करता है, अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, जैसे कि मैंने भी बताया। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में उतना है नहीं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, ठीक है, उस केस में जब जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसके बाद उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरा आता है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, यानी जब ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव कर रहा हो। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअली मूव कर रहा हो उसे कहते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मूव करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो होता है स्लाइड करना, दूसरा होता है रोल करना। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर फ्रिक्शन बना दिया, एक हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप्स। सबसे पहले आएगा हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जैसे कि मैंने बताया, जब एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली में क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे स्लाइड करता है, तो इसे कहते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हम गर्मी सर्दियों में ठंड लगती है तो ऐसे हाथों को रब करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये गर्म कैसे हो जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्लाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब स्लाइड कर रहे हैं, इधर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, हमारी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और उसी की वजह से क्या होते हैं, ये हाथ जो है वो गर्म होना स्टार्ट करते हैं, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसे कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, एक बुक स्लाइड कर रही हो टेबल के ऊपर, या फिर ये एग्जांपल देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है अपना, है ना, ये फर्श पे रखा हुआ है, ये इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लग रही है, तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस तरफ होगा,
तो इस डायरेक्शन में हो गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। या बेसिक एग्जांपल ये स्लाइडर तो आपने देखा ही होगा, जो बच्चे करते हैं, ठीक है, आपने भी किया होगा। अब इस डायरेक्शन में तो हम हो रहे हैं क्या, अप्लाइड फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लग रही है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब दूसरा टाइप से हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी जब ऑब्जेक्ट ऐसे रोल कर रहा हो, ठीक है, ये देखिए ये रोल कर रहा हो, ऐसे रोल कर रहा हो, रोल का मतलब क्या, ऐसे घूम रहा हो, जैसे कि ये साइकिल के टायर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये रोल करते हैं, ये स्लाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कब एक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, रोल कर रहा हो सरफेस पे, सिंपल सा, ठीक है। अब रोल कर रहा हो, एग्जांपल मैंने बता दिया बाइसिकल। अब कंडीशन ये क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो मैंने अभी पहले भी बताया था फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस कांटेक्ट पर, तो सरफेस कांटेक्ट दोनों में से किसका ज्यादा है, इसका या उसका। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखें तो देखिए इस टायर का सिर्फ इतना सा कांटेक्ट सरफेस पे है यहाँ पे, है ना, और जबकि इसका पूरा इतना ज्यादा सरफेस क्या है हमारा पास कांटेक्ट पर है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ज्यादा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, क्लियर, क्यों होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट स्लाइडिंग का ज्यादा है, रोलिंग का कम। अब तीसरा केस है हमारे पास फ्लूइड फ्रिक्शन, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ड्रैग या ड्रैगिंग। फ्लूइड के अंदर आती है, अब हमारी दो चीजें आती है फ्लूइड के अंदर, हमारे पास आती है एयर, ठीक है, यानी गैसेस, और लिक्विड्स, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर मूव करता है तो वो गैस यानी वो फ्लूइड जो है वो अपोज करता है उस मोशन को, तो उसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जैसे कि ये पैराशूट, अब पैराशूट से जब भी कोई लैंड करता है तो उसको चोट नहीं लगती, रीजन क्या होता है, देखिए ये इस डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, बट हवा जो है इस डायरेक्शन में क्या करती है, अपोज करती है, और वो अपोजिशन फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, इस डायरेक्शन में इसको मूव करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसका मोशन रिटार्ड होने लग जाता है, यानी स्लो डाउन होता है और इसको चोट नहीं लगती। वैसे ही अगर हम पानी में किसी बॉल को डालेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो ऊपर से, मान लेते हैं ये अपने पास बकेट है, सिंपल से समझते हैं इसको ऐसे, और इसमें यहां तक हमने भर दिया पूरा लिक्विड, पानी भर दिया कोई और लिक्विड, और बॉल को हम यहां से छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जब यहां से यहां तक बॉल जाएगी तो इस पे लगती है ग्रेविटी, है ना, तो ग्रेविटी की वजह से ये सेम रेट से, यानी ऊपर से जब भी गिरेगी नीचे जाते जाते स्पीड इसकी बढ़ती जाती है ना, ये तो बहुत बेसिक सा है, हमने देखा होगा ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो नीचे आते आते उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, बट यहाँ आने के बाद वो जब नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड धीरे 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 स्लो डाउन हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये जो फ्लूइड है, ये जो पानी है, ये इसको अपोज करेगा, ठीक है, और उसी की वजह से इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, इसने अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई है, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता ही दिया, पैराशूटिस्ट या जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, गाड़ियों के विंड जो आगे गाड़ी चलाते हैं हम, कार होती है उसके आगे जो शीशा होता है उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगती है जो एयर लगाती है, इसीलिए उसकी शेप इस टाइप से दे रखी होती है, वो एयर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। सेम एरोप्लेन की जो शेप होती है वो इस टाइप की क्यों होती है, वो भी सेम एयर फ्रिक्शन को यहाँ से, जो एयर का फ्रिक्शन है वो यहाँ से ऐसे इसको कैंसिल आउट करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। सेम फिश की शेप भी आगे से कैसे होती है, नोकीली होती है, अगेन वो जो पानी में जब वो स्विम करती है तो जो पानी जो फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिड्यूस करने के लिए, इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। चलो अब है हमारा गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हम गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से फाउंडेशन है हमारा फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ जो बना है, यानी फर्स्ट लॉ की जो नींव रखी गई है वो गैलीलियो ने रखी गई थी, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसके बेसिस के बाद ही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपली वो एक्सपेरिमेंट क्या था जरा दिखाते हैं हम, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन लिया था इन्होंने, ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। इंक्लाइन समझते हैं किसी हाइट पे, थीटा एंगल पे रख दिया और इसकी हाइट है
एच, यहां रखी बॉल। इनिशियली ये बॉल यहाँ पे कैसी थी, रेस्ट पे, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद क्या करा, यहां भी पहले हम एक रेफरेंस बनाते हैं, ठीक है। तो एक इंक्लाइन प्लेन बनाया यहाँ, पहला केस। अब हुआ क्या, फर्स्ट यहां से जब बॉल को छोड़ा गया तो ये रेस्ट पे था, बट नीचे की तरफ ये क्यों आया, ये ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ मूव करने लगा ड्यू टू ग्रेविटी। जब मूव करने लगा, यहाँ पे रेस्ट पे था, यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ गई है, इसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से सिंपल से आते हैं इंक्रीज करेगी। तो इसको फिर ऐसा नहीं तो सिर्फ छोड़ दिया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और इंक्लाइन प्लेन बनाया, मान लेते हैं थीटा 1 एंगल दे दिया। यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा s, जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करा ये s। अब क्या है, ये h हाइट तक है, यहाँ भी सेम। तो यहां से फिर ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, जब चढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट पहुंचा यहाँ, ठीक है, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका s1, वहां डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट उसका s था, यहाँ s1, क्लियर। अगेन फिर उन्होंने कुछ नहीं करा, नेक्स्ट में क्या करा, इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा कम कर दिया। अगले केस में देखा तो ये यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पहले केस में जो था थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, ये थोड़ा सा नीचे पहुंचा क्योंकि इसकी हाइट ये जो एंगल था ये ज्यादा था, ठीक है, इसको एंगल थीटा 2 पे। नेक्स्ट केस में थोड़ा सा और डिक्रीज करा, यहाँ ये पहुंचा यहाँ पर। अब इसका डिस्प्लेसमेंट s2, इसका s3, ये हर बार अलग अलग डिस्प्लेसमेंट क्यों ट्रेवल कर रहा था, तो देखिए पहले जो s1 था, फिर s2 और s3, वो हर बार ज्यादा आ रहा है, बट एंगल जो बनता जा रहा है हमारा, सॉरी एंगल गलत बना दिया मैंने, थीटा 1 ये हो गया थीटा 2 और ये हो गया थीटा 3, जबकि एंगल जो है थीटा 3 लेस देन है थीटा 2 से और थीटा 1 से, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे h हाइट पे हमने रखा था, उस h हाइट की वजह से इस पे फोर्स लगा ग्रेविटी, उसी की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग। तो दूसरी साइड ऑब्जेक्ट उसी h हाइट को अटेंड करने के लिए ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। यहाँ पे h हाइट ट्रेवल करते करते वो s2 डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, ठीक है। यहाँ पर जो भी है सॉरी s1 डिस्टेंस ट्रेवल करा, या h हाइट अटेंड करने के लिए उसने s2 डिस्टेंस ट्रेवल करा, जबकि यहाँ पे h हाइट अटेंड करने के लिए s3 डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर लास्ट केस क्या करा, सारे इंक्लाइंड प्लेन रखे, हटाए, ये इसको जब छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ छोड़ दिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, जब इसको छोड़ा यहाँ तक तो मैक्सिमम स्पीड से आया, उसके बाद वो सीधा निकल गया, और वो सीधा कब तक निकला, वो चलता रहा। कब तक चलता रहा, तो कुछ नहीं पता चला कब तक, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इंक्लाइंड प्लेन को इसने बोल दिया कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। अब ग्रेविटी का जो ऑब्जेक्ट नीचे आया मैक्सिमम हाइट से, तो ये h हाइट अटेंड करने के लिए, अब यहाँ पे तो h हाइट है नहीं, अटेंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करता रहा। ये कब तक करता रहेगा, तो इसी कंक्लूजन को बेस बना के न्यूटन ने फिर अपना फर्स्ट लॉ दिया। तो कंक्लूजन क्या मिला कि अगर बॉडी को मूव कराना है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो किसी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं, कराई, लगाई ना, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करा, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, और वो मूव ही करता रहा सेम रेट से, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको यहाँ तक आते जो स्पीड दी थी उसी स्पीड से ये आगे मूव करता रहा। तो यही से पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी पॉइंट को लेकर न्यूटन ने क्या करा, अपना फर्स्ट लॉ दिया, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, अब जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्ट में मैं बना देता हूं, देखिए ये एक पत्थर हो गया हमारे पास, ठीक है, और एक यहाँ पर एक फुटबॉल है, क्लियर है, एक पत्थर है एक फुटबॉल है, लगभग दोनों का सिमिलर साइज, ठीक है, बट मास अलग अलग है। इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, इसका स्मॉल एम, तो कैपिटल एम ज्यादा होगा,
सिंपल सी बात है ना। तो इन दोनों में से किसको मैं इजिली अपनी पोजीशन से हटा सकता हूँ? तो बहुत कॉमन सी बात है, इसको इसलिए मैं हटा सकता हूँ, इसको तो मैं ऐसे हाथ या पैर में मारूंगा तो भी ये मूव करने लग जाएगा, बट इसको मूव कराना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये दूसरा केस है, अगर ये दोनों ही मोशन में होते तो किसको इजिली रोक सकते हैं? फिर से अगेन इसको रोकना ज्यादा आसान है, इसको रोकेंगे हाथ या हमारा पैर का जो बोन है उसको ये फ्रैक्चर कर देगा। तो सिंपली वही होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, या नेचुरल टेंडेंसी भी कह सकते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, इसके अंदर होने वाले किसी भी चेंज का वो अपोज करती है। यानी जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज होता है, चेंज मतलब जैसे हमने इसको मूव कराया या मोशन से रेस्ट में लेके आ रहे थे, तो उसको वो क्या कर रही है? अपोज कर रही है, उसको होने से रोक रही है। ठीक है, उसको होने से रोक रही है। ये जो रोक रही है, जो प्रॉपर्टी इसको रोक रही है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब ये जो डिपेंड करती है, तो इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करती है मास पर, डिपेंड्स ऑन मास, या इसको कह सकते हैं सिंपली मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यानी इनर्शिया को नापना है तो मास नाप लीजिए, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। यानी सिंपली मोर मास या लार्जर मास हो गया तो मोर इनर्शिया। ठीक है, स्मॉल मास लेस इनर्शिया। तो मास टोटली सॉरी इनर्शिया टोटली जो है वो मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया, यानी उसको मूव कराने के लिए उतनी ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये पत्थर और बॉल, पत्थर जितना भारी होगा उसको मूव कराने के लिए हमें उतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और भारी का मतलब उसके पास इनर्शिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया। अब इस इनर्शिया को हम तीन केसेस में डिवाइड करते हैं बेसिकली। दो तो यहाँ पे मेंशन है, मोशन, रेस्ट, और तीसरा हो गया डायरेक्शन। ठीक है, सिंपली यानी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन को अपोज कर देंगे, तो मोशन से रेस्ट में जब आते हैं तो मोशन को जो अपोज कर रहा होगा उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, जो रेस्ट को अपोज कर रहा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीनों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो नेचुरल प्रॉपर्टी या टेंडेंसी जिसकी वजह से वो रेस्ट से मोशन में जब लेके आते हैं तो उस रेस्ट को उस मोशन को अपोज कर रहा है, यानी वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, है ना। तो रेस्ट वाली स्टेट को चेंज करते हैं तो वो उस चेंज को अपोज कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, उसके रेस्ट में होने वाले चेंज को अपोज करना। ठीक है, जैसे कि ये अब इसमें होता क्या है, अब ये बॉल है, फुटबॉल है, ये इसको पूरे दिन एक जगह पटक दो तो ये रखी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, और फोर्स नहीं लग रही है तो ये रेस्ट पे है, और अब रेस्ट वाली स्टेट्स को क्या कर रही है, इनर्शिया की वजह से इसमें कोई भी चेंज हो रहा है उसको ये अपोज कर रही है, चेंज ही नहीं होने दे रही है। ठीक है, चेंज करना है तो क्या करना है, गैलीलियो ने बताया था एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चेंज ही नहीं होने दे रही। सेम अब यहाँ पे अपने पास ये क्या है, ये कॉइन्स रखे हुए, कैरम के कॉइन्स है। ठीक है, जब स्ट्राइकर से इसको मार दे, जब ऐसे रखा होता है तो नीचे से जिस कॉइन को ये हिट करता है, मान लेते इस कॉइन को ये हिट किया तो एक ही कॉइन ये निकलती है, बाकी सब की सब क्या रह जाती है, रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो जिस स्टेट में वो उसी में रहना चाहती है, बट नीचे वाले पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो रेस्ट को क्या कर पाया, वो अपोज नहीं कर पाया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के उस चेंज को वो अपोज नहीं कर पाया, इसलिए वो निकल गई, बाकी सारी की सारी कॉइन्स अपनी एक जगह पे रह गई। अब इसके एग्जांपल बताता हूँ कुछ। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बहुत पहला, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, एक भारी पत्थर और एक फुटबॉल, किस पे किक मारना ज्यादा इजी रहेगा? किक मारने का मतलब है सिंपली कि किसको हम इजिली
डिस्प्लेस कर सकते हैं या उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम जो स्टेट है वो फुटबॉल की इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल के पास मास कम है, मास कम है तो इनर्शिया कम है, जबकि पत्थर के पास मास ज्यादा है और इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से अगर उस पर किक मारेंगे तो पत्थर हमारे पैर को फ्रैक्चर भी कर सकता है ना। तो ग्रेटर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और कौन सा इनर्शिया इसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि रखे हुए हैं दोनों, तो वो मूव नहीं करेगा किक मारने पे और उसकी वजह से पैर को नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि जब बस सडनली स्टार्ट होती है, जो पर्सन उसके अंदर बैठा होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। तो इसको जरा समझाते हैं। देखिए ये बस है अपने पास, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन ये खड़ा है या बैठा है जो भी है। अब बस की मोशन की डायरेक्शन है ये। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती है, ये अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करेगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता तो ये इसको अपोज कर रहा है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। बस तो इस डायरेक्शन में जा रही है, बट ये क्या होगा, ये लोअर पोर्शन जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में है ना। ये लोअर पोर्शन जो कांटेक्ट में है ये इस तरफ मूव करेगा, बट अपर पोर्शन जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या करेगा, पीछे की तरफ गिर जाएगा, है ना। पीछे की तरफ उसको थोड़ा सा झटका महसूस होगा, एक जर्क फील होगा उसको। क्यों, क्योंकि वो अपर पोर्शन रेस्ट की वजह से वो उसी पोजीशन पर है और ये आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट जो भी है, ये पर्सन या जो भी सब पैसेंजर है, पीछे की तरफ गिर जाएगा। ड्यू टू लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी स्टार्ट मूविंग विद बस बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू रिमेन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, क्लियर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो पीछे गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पेड़ को हिलाएंगे तो जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसके फ्रूट्स होते हैं नीचे गिर जाते हैं अगेन, क्योंकि हमने जब पेड़ को हिलाया तो पूरा पेड़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना, पेड़ पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जब फोर्स लगाया तो सारा का सारा पेड़ मोशन में आ गया, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो पत्ते या फ्रूट्स हैं वो रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस मेंटेन करने की कोशिश में ही वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। सेम कारपेट को डंडे से मारा जाता है या जो सर्दियों में कंबल ऐसे फटकारते हैं, उसका मेन रीजन ठीक है, फटकारना या मारने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल कैसे बाहर जाता है, तो उसका मेन जो है एप्लीकेशन यही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। हम जब डंडा मारते हैं या फटकारते हैं तो हम उस पूरे कंबल को मोशन में लेके आते हैं, है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बट उसके अंदर का जो डस्ट पार्टिकल है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही वो क्या हो जाता है, वो सारा का सारा डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन, जस्ट रेस्ट से ऑपोजिट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में कोई भी चेंज होगा, उस चेंज को जो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करेगी, है ना, अपोज करेगी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आया, बेसिकली ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसको जो अपोज करेगी वो कहलाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट क्या है, चलता रहेगा जब तक इस पे ब्रेक नहीं मारेंगे। आप कहोगे कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स, हाँ, अगर फ्रिक्शन फोर्स हटा दें तो ऑब्जेक्ट कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे क्या कर रही है, अपोजिशन का काम कर रही है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। वैसे ही जो बस वाला एग्जांपल लिया था, आप क्या कर रहे हैं, अब बस मोशन में है और ये पैसेंजर इसमें खड़ा हुआ है, बस इस डायरेक्शन में मोशन में है। अब बस सडनली क्या करती है, ब्रेक मार देती है, तो ये जो पर्सन है वो आगे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब होता क्या है इसमें, बस इस डायरेक्शन में मोशन थी तो इसके साथ ये पैसेंजर भी मोशन में, बस ने ब्रेक मारा तो जो बॉडी का लोअर पोर्शन है, ठीक है, वो भी रेस्ट पे आ गया, बट पूरी बॉडी अभी भी अपर पार्ट जो है वो मोशन में अभी, तो वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में ही आगे की तरफ गिरता है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो हमेशा क्या करता है, आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ थी, आगे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी उसी तरफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, गिरेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ बहुत अच्छा था। अगर बस पे या किसी गाड़ी पे हम ऐसे सामान बांध कर लेके जा रहे हैं और इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है, अगर इसको बांधेंगे नहीं सामान, क्यों बांध के लेके जाते हैं इसको बताता हूँ। जैसे ही ब्रेक मारेंगे, अगर ये सामान नहीं बांधा होगा तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये आगे की तरफ गिर जाएगा। उस आगे की तरफ गिरने से रोकने के लिए ही इसको बांधा जाता है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाई जाती है,
अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सब आगे हो जाएगा। तो रेजिस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन। सेम एग्जांपल एक और है अपने पास कि अगर कोई पर्सन चलती हुई ट्रेन या बस से कूदता है, जंप करता है, तो वो क्या होगा, अगर आप जंप करने के बाद सिर्फ जंप करता है तो वो गिर जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है। तो कभी आपने देखा होगा अगर स्लो बस से कोई उतरता है तो वो आगे की तरफ थोड़ा सा भागता है, ड्यू टू, क्यों भागता है वो, ड्यू टू रीजन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस की जो डायरेक्शन है या ट्रेन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है, और पूरी बॉडी हमारी इनर्शिया ऑफ मोशन में होती है उस टाइम। और एकदम से अगर आप रेस्ट पे आ जाओगे यानी आप इनर्शिया ऑफ मोशन को अपोज करोगे तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आप आगे की तरफ ही गिर जाओगे। अगर उसको कम करना है तो आपको उसी डायरेक्शन में धीरे 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 अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपोज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑन जंपिंग हिज फीट कम्स टू रेस्ट, उसके पैर रेस्ट पे जाएंगे, जिसकी वजह से वो ग्राउंड को टच, है ना, टच करने के बाद रेस्ट पे जाएंगे और बॉडी जो है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और एकदम से अगर ब्रेक लगा देगा अपने पैरों से तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट है अपने पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, सिंपली सी है, अगर ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो ये चाहता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को कोई रेजिस्ट ना करे, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से इस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। बट अगर इसको चेंज करना है तो अगेन क्या चाहिए हमें, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि ये एक क्रिकेटर, बॉल आती है इस डायरेक्शन में, बट इसने क्या करा, इस बॉल को इस तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव कराया ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक्सटर्नल फोर्स इन्होंने लगाई इस बैट से, है ना, तो ये इसी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं हम, बहुत छोटे छोटे हैं एग्जांपल्स हैं कि जब कोई मूविंग कार एक शार्प टर्न लेती है तो पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ गिर जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये एक मूविंग कार है, अब ये ऐसे जा रही थी और एकदम से अगर ये ऐसे टर्न लेगी तो इसकी देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये है, अब बस ने एकदम से शार्प टर्न ले लिया तो जो भी पैसेंजर यहाँ बैठा वो इस तरफ गिरेगा, क्यों, क्योंकि उसने अभी भी स्ट्रेट लाइन, पहले देखिए इसकी डायरेक्शन क्या थी, स्ट्रेट लाइन, उस बॉडी ने अंदर जो देखा इस कार ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी एक्सटर्नल फोर्स से, बट अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसने अभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन को मेंटेन किया हुआ था, और उसी मेंटेन की वजह से ये बाहर की तरफ गिर जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन तो भी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो बिकॉज पैसेंजर स्टैंड्स टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा है कि अम्ब्रेला कैसे प्रोटेक्ट करता है रेन से, सेम, अब रेन की जो भी डायरेक्शन है अपने पास, ये अम्ब्रेला है मान लेते हैं अपने पास, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो भी अम्ब्रेला है अपने पास, ठीक है। तब रेन की डायरेक्शन ये है तो हम अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्शन मेंटेन नहीं होगी और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो भी पर्सन होगा इसके नीचे वो भीग जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन द रेन ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड वेट अस विद द अम्ब्रेला, तो हमें ही उसको रोकना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अम्ब्रेला, क्लियर। और एक एग्जांपल मैंने पीछे बता दिया आपको, ठीक है, या फुटबॉल हो सकता है, फुटबॉल जब हम खेलते हैं सामने वाले जो अपोजिट टीम होती है वो इस डायरेक्शन में लेके जाती है और दूसरी टीम जो होती है उसकी तरफ डायरेक्शन, वो हर बार क्या करते हैं, फोर्स लगा के इस फुटबॉल की डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं और गोल कोर्स की तरफ उसको लेके जाते हैं, ठीक है। चलो तो टॉपिक है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले हमें जो कवर करना है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि टोटली डिपेंड होता है किस पर, इनर्शिया, इसलिए इसको कह सकते हैं, इसको इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये टोटली जो है वो इनर्शिया पे बेस्ड है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था इनर्शिया पे क्या क्या चीजें है, मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन, तो इसी से बनेगा हमारा फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, रेस्ट पे रखा है तो वो रेस्ट पे रहेगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में यानी जिस भी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन बात आ रही है तो स्ट्रेट लाइन में रहेगा,
कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं होती। जैसे ही इस पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी जो भी स्टेट होगा उस स्टेट को वो वहां पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो जो अनबैलेंस फोर्स होगी, जो भी वो भी अनबैलेंस कहां से, जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगी तो उस इनर्शिया की जो स्टेट है उसको वो चेंज कर देगा। अदरवाइज अगर वो फोर्स नहीं लगेगी तो वो उसी मोशन या उसी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो अब करते हैं इस पे एग्जांपल्स। तो ये अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो एग्जांपल है फर्स्ट, अ पर्सन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor. Will the box continue moving or will it comes to rest after some time? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सही छोटी सी चीज दे रखी है जिसकी वजह से मोस्टली जो है गलती होने की इसकी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ये एक सरफेस है, ठीक है, इस पे हमने बनाया है ये बॉक्स, ये हो गई इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स, इसको बोल देते हैं F। और जैसे अप्लाइड फोर्स होगा तो इस डायरेक्शन में लग गए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे बोला हुआ है कि एक पर्सन जो है फोर्स लगा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है ना इक्वल अमाउंट में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है अपोजिट। अब यहां से तो पहले देखिए गलती होने के चांसेस क्या है, एफ नेट कहलाता है F माइनस एफ। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स इक्वल है, तो जिसकी वजह से एफ नेट क्या है 0। ठीक है, एफ नेट 0 तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या मूव करता रहेगा कंटिन्यू और रेस्ट पे आ जाएगा कुछ देर के बाद। तो जनरली माइंड में रेस्ट आ जाता है, ये गलती है छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी लाइन वर्ड दे रखा है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाना है, ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस पर अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो सिंपल सी बात है, अप्लाइड फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज करती है ना। बट अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स आ गई, वो भी इक्वल अमाउंट, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा था तो वो उसी स्पीड से ही उसको मेंटेन रखेगा ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में और उसी मोशन से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है या एग्जांपल्स है ना, उनका लेवल थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मतलब क्या है बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब क्या है, टफ नहीं करें, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कर दिए हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ पोजीशन टाइम and velocity time graphs for an object on which no force is acting। हमें क्या बताना है कि कंडीशन है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे क्या हो रही है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही तो उस केस में हमें क्या बताना है, पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट पे यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी होगी एट रेस्ट। अब रेस्ट के लिए हम बनाते हैं पोजीशन टाइम, तो एक तरफ हम लेंगे टाइम और दूसरी तरफ हम लेंगे पोजीशन।
ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ बन गया ये। क्या, जब टाइम 0 तो पोजीशन 0, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन अभी भी क्या है, 0। दूसरा हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। अब टाइम 0, वेलोसिटी 0, टाइम फिर बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगेन 0। ठीक है, अब दूसरा केस है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसी को मेंटेन रखना चाहिए। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पहला होता है हमारा पोजीशन टाइम, एक तरफ हम लेंगे पोजीशन, दूसरी तरफ हम लेंगे टाइम। अब पोजीशन टाइम का हम यूनिफॉर्म का केस हम बना चुके हैं पीछे, ये है ना। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि जो सेम टाइम इंटरवल पर सेम वेलोसिटी आती है ना हर बार, तो सेम वेलोसिटी आती रहेगी। और दूसरा केस है हमारे पास वेलोसिटी टाइम, यानी टाइम बढ़ता रहेगा और वेलोसिटी सेम, हर बार सेम रेट से चेंज हो रही है। तो ये दो केसेस हमारे यहाँ बनेंगे, तो ये दोनों तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। तो ये सिंपल था, कैसे समझना है, कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है। अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। अब रेस्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, फिर कह रहा है कि मोशन में है ना, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये अपने एग्जांपल हमने पीछे बना रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे पोज एंड पॉन्डर, पेज नंबर 101। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, an object is moving with a constant velocity, okay, is there a net force acting upon it? ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, ये हो गया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड। तो कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो आंसर आ गया नो। और रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल। कह रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो फर्स्ट केस में से कौन सा केस पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट इफ एट रेस्ट, यस पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है ना। तो ड्यू टू फर्स्ट लॉ, अभी बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, और यहाँ तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंस है पहले। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ ऑलरेडी मूविंग, यस ये भी पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उसी वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो जाती। तीसरा केस देखते हैं, कह रहा है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो इसको जरा समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सेलरेशन का हमने पढ़ाया था फॉर्मूला v - u/t, तो टाइम तो यहाँ फिक्स होगा। इसका मतलब कि v - u की जो वैल्यू आनी चाहिए हर बार वो फिक्स्ड आनी चाहिए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड, ठीक है। और फिक्स का मतलब क्या है ना, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं, है ना। और फिक्स तभी आएगा जब क्या होगा कि v और u में डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहा है, और v और अगर u में डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है
तो क्या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा? तो तभी मूव करेगा। और इसको मूव करने के लिए हमें क्या एक्सटर्नल फोर्स को एब्सेंट करना पड़ेगा? तो नहीं, नो, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको मेंटेन रखना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स बार बार, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, इनके वेलोसिटी का डिफरेंस सेम आ रहा है। वेलोसिटी का डिफरेंस सेम आने का मतलब क्या है कि हर बार वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, जबकि ये कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स तो लगानी ही नहीं है हमें। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the real world it is difficult to find a situation where no forces are acting on an object, but by applying additional forces a condition can be achieved where the net force on the object is zero. Explain with the help of example. कह रहा है कि इस रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन लाना डिफिकल्ट है जिसमें क्या होगा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है ऑब्जेक्ट पे, बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्स, ठीक है, हम एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं और एक कंडीशन अचीव करनी है, उसमें क्या है कि नेट फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे वो जीरो है। क्या इसको अचीव करना पॉसिबल है? ठीक है, तो ये हमने एक सरफेस बनाया। कंडीशन ये हो सकती है कि यहां मैंने अप्लाइड फोर्स लगा दी, मान लेते हैं 10 न्यूटन, और इधर से यहाँ पे लग गई फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस कंडीशन ऐसा है कि फ्रिक्शन फोर्स भी 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताइए, तो ये एग्जांपल हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरे फर्स्ट लॉ को कवर कर लिया है और इससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, पोज एंड पोंडर्स वाले और एग्जांपल सब कवर कर लिए। तो यहाँ फर्स्ट लॉ खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप एक बार इसको पूरे को रिवाइज कर लेना, तब जाके वो समझ में आएगा। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।